नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले खबर देहरादून से। यहां पर शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं तीरथ। तो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी मुख्यमंत्री पद की और राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं तीरथ सिंह रावत। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री होने वाले हैं तीरथ सिंह रावत। तो शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण करने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें शपथ दिलाएंगी और राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं तीरथ सिंह रावत। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री होने वाले हैं तीरथ सिंह रावत। तो उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेता है तीरथ सिंह रावत। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है तीरथ सिंह। साल 2012 और साल 2017 तक चौबता खाल से ये सांसद रहे हैं और साल 2000 में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी बने थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत। साल 2007 में उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री बनाए गए थे तीरथ सिंह रावत और इसके अलावा अयोध्या जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी तीरथ सिंह रावत ने। साल 2013 से 15 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेता हैं तीरथ सिंह रावत। तो अब शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सिंहासन 1 साल, चुनौतियां 10, यानी कुंभ का सफल आयोजन। तो कुंभ का सफल आयोजन, तो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को पूरा कराना होगा। तो सिंहासन 1, लेकिन चुनौतियां 10 है। तो सरकार में विरोधी खेमे को साधना और इसके अलावा संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाना, सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना और कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में तालमेल बैठाए रखना। और इसके अलावा चुनौती ये भी कि गैरसैंण मंडल को लेकर विरोध को थामना। तो आला कमान के भरोसे पर खरा उतरना, ये भी चुनौती। विधानसभा में पिछला प्रदर्शन दोहराना, ये भी एक चुनौती रहेगी। और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये भी उन्हीं चुनौतियों में शामिल है। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के से मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का कृपा यहाँ तक। मित्रों, मैंने कहा कि मैं कभी कल मैं छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए निकल तो जहरी खाल पकड़ गए, पकड़ लिया, चले। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का पूरा रहा। एक दूसरे से दिल्ली से आए थे, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद तो कुल मिला ये बहुत भावुक क्षण है तीरथ जी। आपकी जो छवि है वो बड़ी साफ छवि है, क्या ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? चुनौती हर समय होती है। केंद्र प्रदेश सरकार के 4 साल के जो काम है वो चौमुखी विकास करूँ, आगे बढ़ाऊं। देखिए, माननीय तीरथ जी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, बाल काल से स्वयं सेवक रहे हैं और उसके निमित्त प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया है और संगठन के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। कार्यकर्ता उनको भली भांति जानता है, कार्यकर्ता पहचान जाता है, हर क्षेत्र का कार्यकर्ता जानता है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए आगे उनके नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और सब मिलकर के हम काम करेंगे। डॉक्टर निशंक जिंदाबाद।
तो देहरादून से खबर जहां पर शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें शपथ ग्रहण कराएंगी। राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री होने वाले हैं तीरथ सिंह रावत। तो सिंहासन एक, लेकिन चुनौतियां कई हैं। तो उत्तराखंड के अब 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण लेने वाले हैं तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को पहले ही सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं तीरथ सिंह रावत और 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब तीरथ सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शाम 4 बजे। तो शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को वो सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं और बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ही उन्हें शपथ दिलाएंगी और इसी के साथ 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पहले ही पेश कर चुके हैं। तो बीते कई दिनों से जो चुनावी हलचल उत्तराखंड में देखी जा रही थी और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी इस तरह की जो हलचल देखी जा रही थी, आखिरकार उन सभी हलचल पर, उन सभी सवालों पर विराम लग चुका है कि सवाल यही खड़े हो रहे थे कि उत्तराखंड का आखिरकार मुख्यमंत्री बदलेगा। हालांकि लगातार जो उत्तराखंड की सरकार है, त्रिवेंद्र सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अब, तो उन्होंने लगातार यही कहा था कि ऑल इज वेल, अब उत्तराखंड में सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इतनी हलचल क्यों है, सियासी हलचल क्यों है। लेकिन इसी बीच अब ये साफ हो गया है कि तीरथ सिंह रावत अब 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं शाम 4 बजे। तो तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब तीरथ सिंह रावत 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे शाम 4 बजे। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की आज से शुरुआत हो गई है और आयुष्मान पखवाड़े के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने की शुरुआत की जाएगी। 24 मार्च तक आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जाएगा। कोटेदार की दुकान, पंचायतों के घर कैंप लगा कर कार्ड बनाए जाएंगे। करीब 1,85,000 धारकों के कार्ड बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र के कई लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 71,269 आयुष्मान कार्ड शामिल हैं। तो घर घर जाकर अब आयुष्मान कार्ड बनाने की आज से शुरुआत होगी। आयुष्मान पखवाड़ा के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने की शुरुआत की जाएगी और 24 मार्च तक ये आयुष्मान कार्ड बनाने का जो अभियान है ये चलाया जाएगा। घर घर जाकर, कोटेदार की दुकान हो, पंचायतों के घर हो, तो जगह जगह कैंप लगाकर ये कार्ड बनाए जाएंगे। करीब 1,85,000 धारकों के कार्ड बनाए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है और शहरी क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। तो घर घर जाकर अब ये अभियान चलाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र समेत शहरी क्षेत्र के लोगों का भी अब ये आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तो कोटेदार की दुकान हो या फिर पंचायतों के घर, अब जगह जगह कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। करीब 1,85,000 धारकों के कार्ड बनाए जाएंगे। घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की आज से शुरुआत की जाएगी। तो आयुष्मान पखवाड़े के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने की शुरुआत हो रही है। 24 मार्च तक आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जाएगा। तो कोटेदार की दुकान, पंचायतों के घर कैंप लगाकर बनाए जाएंगे कार्ड। खबर अब गाजियाबाद से, जहां पर 9 कर्मचारियों पर गार्ड ने फायरिंग की है और गार्ड की तरफ से फायरिंग में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है। वारदात से 6 घंटे पहले दी थी आरोपी ने हत्या की धमकी के बाद सो रहे कर्मचारियों पर फायरिंग कर दी। कविनगर औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के स्थित मल्टीटेक कंपनी में तैनात फर्रुखाबाद के रहने वाले गार्ड ज्ञानेंद्र सिंह ने फैक्ट्री परिसर के कमरे में सो रहे कर्मचारियों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां बरसा दी। गोली लगने से बिहार निवासी यानी बिहार के रहने वाले कर्मचारी राजू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलिया के रहने वाले 2 कर्मचारी उमेश और विजय भी घायल हो गए हैं। तो घायलों की खबर आ रही है, जहां पर
आरोपी ने फायरिंग कर हत्या की धमकी भी दी थी और उसके बाद घटना को अंजाम दे दिया। बहुत गुस्से से हुआ, आपसे में दोनों गार्ड थे वो लोग, और बाकी वो 10 बजा हो तो लगा गोली मारने शोक में घूम घूम के। अच्छा, 3-4 फायरिंग किया। दूसरे गार्ड से किससे झगड़ा हुआ था? सतीश से। अच्छा, दोनों गार्डों का झगड़ा हुआ था। हाँ। कितने बजे? वही ऐसे तो चिल्ला रहा था उसको 9 बजे से 10 बजे से सर। हाँ, फिर उसके बाद से जो है हम लोग काम कर रहे थे और हम देखे कि भाई ये ज्यादा हो रहा है गुस्सा है, कहीं हम लोग को बिना मार दे। तो ऐसे किए कि हम लोग 2 बजे तक काम किए, उसके बाद आ गए रूम में कि भाई कोई ठीक नहीं मार देगा हम लोग। तो वो गार्ड को शक हो गया ना गनमैन को कि ये गार्ड भाग गया था वहां से गेट पर से, तो ये सोच रहा था ना वो गनमैन कि हम लोग अपने रूम में। तो संवाददाता गाजियाबाद से यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस तरीके से अचानक गार्ड ने फायरिंग कर दी है कर्मचारियों पर? ये गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल इलाके की घटना है, जहां पर एक ज्ञानेंद्र नाम का जो गार्ड है वो नौकरी करता था और यहाँ पर उसने 6 घंटे पहले ऐलान किया कि वो सबकी हत्या कर देगा, और उसी क्रम में उसने रात में जो सो रहे थे कर्मचारी, करीब 9 कर्मचारियों पर गोलियां बरसाई, जिनमें से एक राजू यादव नाम का जो युवक था उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो ज्ञानेंद्र है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय उसने पूरी फायरिंग की और एक हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद भी वो वहां से भागा नहीं बल्कि वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद पुलिस ने मौके पर यादराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, यूपी में आज से दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। 1 से 19 साल के लोगों को दवा दी जाएगी और 25 जिलों में खिलाई जाएगी पेट में कीड़े मारने वाली दवा। तो 75 जिलों में 6 से 19 साल के लोगों को आयरन की गोलियां खिलाई जाएंगी। 24 मार्च तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। दस्तक अभियान के साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। तो 75 जिलों में आयरन की गोलियां खिलाई जाएंगी और 24 मार्च तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। तो आज से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान भी इसी के साथ चलाया जाएगा। यूपी में आज से दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है और 1 से 19 साल तक के लोगों को दवाई खिलाई जाएगी, पेट में कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाएगी 25 जिलों में। तो 75 जिलों में 6 से 19 साल तक के लोगों को आयरन की दवाई खिलाई जाएगी। तो 6 से 19 साल तक के लोगों को आयरन की गोली खिलाई जाएगी। 24 मार्च तक ये दस्तक अभियान चलाया जाएगा। दस्तक अभियान के साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। और एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्योंकि देखिए योगी सरकार ज्यादातर अभियान चलाती रहती है और अब एक नए अभियान की शुरुआत आज से हो गई है, दस्तक अभियान। बिल्कुल निश्चित तौर पर है, जिसके जहां इसके पहले संचारी रोग अभियान चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश भर में, अब यूपी सरकार की तरफ से आज से दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 25 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर कहीं न कहीं संचारी रोग और बाकी विभिन्न छोटे रोगों के बीमार ज्यादा संख्या में मिले हैं। इन 25 जिलों में 1 से 19 साल के जो लोग होंगे उनके घर पर दस्तक अभियान होगा। मतलब उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की उनको आयरन या अन्य कोई कमी तो नहीं है, तो कहीं न कहीं उनको स्वस्थ बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनके घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी उनके स्वास्थ्य का हाल लेंगे और हाल लेने के साथ ही प्रदेश भर में कृमि मुक्ति अभियान की आज से चलाया जाएगा। जो भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या होगी, उनको कृमि मुक्त टैबलेट दी जाएगी। तो ये अभियान आज से शुरू हो रहा है, जो पूरे प्रदेश भर में चलेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो घर घर जाएं और प्रत्येक व्यक्ति का डाटा इकट्ठा करें। अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको उसकी बीमारी के हिसाब से दवाई उपलब्ध कराएं अथवा उसको अस्पताल जाने की सलाह दें। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जो लोग हैं वो स्वस्थ हों और अगर किसी को कोई बीमारी है तो उस तक उसके इलाज की व्यवस्था हो। तो कहीं न कहीं ये बड़ा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो अभियान चलाया जाएगा दस्तक अभियान, इसकी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है कि किस तरीके से ये अभियान सफल बनाया जाएगा? बिल्कुल, चूंकि जो सीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साथ ही साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके घर घर जाकर ये अभियान चलाएं। साथ ही साथ एएनएम भी इसमें भाग लेंगी।
जिसमें चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ में उनकी बीमारी के हिसाब से उनको अस्पताल आने अथवा दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। तो ये दस्तक अभियान है जो कि घर घर चलने जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये 25 जिले जिसमें खास तौर पर पूर्वांचल का ध्यान रखा गया है, जहां पर इस तरीके की बीमारियां ज्यादा थी, कहीं न कहीं उसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि जेई और एई के खिलाफ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया था वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। तो ये दस्तक अभियान भी उसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ठीक है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वाराणसी से खबर, जहां पर गैलेक्सी अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और आईसीयू का शीशा तोड़कर धुआं निकाला गया है। तो धुएं को बाहर निकाला गया है। आईसीयू का शीशा तोड़कर मरीजों को आईसीयू से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो महमूरगंज के गैलेक्सी अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो महमूरगंज के गैलेक्सी अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इस अस्पताल में आग लगी, गैलेक्सी अस्पताल में आग लग गई। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पा लिया और जो अस्पताल में जो मरीज भर्ती थे, जो आईसीयू में जो मरीज भर्ती थे, उनको शिफ्ट करा लिया गया मौके पर। तो आईसीयू का शीशा तोड़कर धुआं बाहर निकाला गया और आईसीयू के जो मरीज थे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया है। तो गैलेक्सी अस्पताल का ये पूरा मामला है, महमूरगंज के गैलेक्सी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिली जिसमें कि ओटी में आग लगने की सूचना थी। हमारा दिल्लीपुर से और छत्तीसगढ़ से फायर टेंडर रवाना हुआ। यहाँ पर आकर देखा तो ओटी से आग निकल रही थी। यहाँ से सिस्टम से कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट। हमारी गाड़ियाँ लगी। उसके बाद ऊपर में ओटी के सामने का जो कॉरिडोर था उसमें इलेक्ट्रिकल पैनल और इन सब में और फॉल सीलिंग में आग लगी थी, उन्हें बुझाया गया। अंदर जो 10 लोग थे एक ओटी में, उनको उतार के जो ओटी से दूसरे ओटी में, दूसरे विंग में इनको शिफ्ट किया गया। सभी को केवल पैरेलली शिफ्ट किया गया, किसी को बाहर नहीं निकाला गया और उनको जो वेंटिलेटर के पेशेंट थे दे आर अब सभी ओके हैं और आग को बुझा लिया गया है। आग के कारणों की जांच की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शॉर्ट सर्किट ही हो। और गाजियाबाद में युवक ने आत्महत्या कर ली है। अनिरुद्ध राघव मृतक का नाम बताया जा रहा है और करणी सेना के नेता का बेटा है अनिरुद्ध राघव, माफ कीजिएगा, जिसने आत्महत्या की है। तो कविनगर के लैंडक्रॉफ्ट में आत्महत्या की है। तो गाजियाबाद में युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। अनिरुद्ध राघव मृतक का नाम बताया जा रहा है। करणी सेना के नेता का बेटा है अनिरुद्ध राघव, जिसने आत्महत्या की है। कविनगर के लैंडक्राफ्ट में आत्महत्या की है। तो गाजियाबाद में युवक की आत्महत्या का मामला, जहां पर करणी सेना के नेता का बेटा बताया जा रहा है जिसने आत्महत्या की है। अनिरुद्ध राघव मृतक का नाम बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।